स्टूडेंट्स नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पर स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत धारिता की अवधारणा। वैद्युत धारिता की अवधारणा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का, ठीक है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कि बंद आवेश क्या होता है, मुक्त आवेश क्या होता है, चालक अचालक क्या होते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लेना उस वीडियो को, क्योंकि बहुत डीपली हमने उसमें डिस्कस किया है बहुत सारे टॉपिक्स को, ठीक है, जो आपके आने वाले लेक्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद इसको आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए देखिए, वैद्युत धारिता की अवधारणा, ठीक है ना। वैद्युत धारिता की अवधारणा, ठीक है ना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? इट मींस, देखिए यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया है धारिता। क्या यूज किया है? धारिता, है ना। धारिता का मतलब होता है किसी भी चीज को धारण करने की क्षमता, किसी भी चीज को धारण करने की क्षमता या उस चीज को स्टोर करने की क्षमता, स्टोर करने की क्षमता। मतलब कोई भी वस्तु है या कोई भी सिस्टम है, वो किसी भी चीज को कितना स्टोर कर सकता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक बकेट है, बाल्टी है, ठीक है ना। आपके घर में भी होगा, ठीक है, हर किसी के घर में होता है, बाल्टी है। हमें पता है एक बाल्टी है, इस बाल्टी की कैपेसिटी जो है 5 लीटर की है। कितने लीटर की है? 5 लीटर की है। तुम्हें पता है इसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है, तो ये जो बाल्टी है, बकेट है या कोई भी वेसल है, ये क्या कर सकता है? 5 लीटर किसी भी लिक्विड को धारण कर सकता है। या हम कहें कि इसके अंदर अगर वाटर फिल करेंगे, पानी अगर इसके अंदर भर देंगे, तो ये बाल्टी जो है वो 5 लीटर वाटर को ही स्टोर कर सकता है। 5 से ज्यादा नहीं कर सकता है, हाँ 5 से कम कर सकता है। 4 लीटर भी कर सकता है, 3 लीटर भी कर सकता है, 2 लीटर भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसकी? 5 लीटर की ही है, ठीक है। तो अगर इसमें 1 लीटर अगर पानी भर देंगे, कितना लीटर? 1 लीटर भर देंगे पानी, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी कैपेसिटी कितना है? तो भी हम कहेंगे इसकी कैपेसिटी 5 लीटर है, लेकिन 1 लीटर पानी हम इसके अंदर स्टोर करके रखा है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी 5 लीटर। तो यहाँ पे इस बकेट की वाटर को धारण करने की क्षमता या वाटर को स्टोर करने की क्षमता जो है वो 5 लीटर है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे पास कोई बैटरी है, उसको हम चार्ज करते हैं, ठीक है, तो उस बैटरी की भी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितना एनर्जी अपने में से स्टोर कर सकता है। तो कोई भी अगर सिस्टम है, अगर वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, तो उसकी भी एक कैपेसिटी होगी कि वो एनर्जी को कितना स्टोर कर रहा है। तो एनर्जी को स्टोर करने की भी अपनी कैपेसिटी होगी, है कि नहीं है? ऐसे ही कोई भी कंडक्टर होता है, एक आवेशित चालक होता है, जैसे एक गोला है, ठीक है ना। तो इस गोले को जब हम आवेश देंगे, क्या देंगे? आवेश देंगे। तो आवेश देने पर क्या होगा कि हम इस कंडक्टर को जो आवेश दे रहे हैं वो भी हम एक लिमिट वैल्यू तक दे सकते हैं, या एक लिमिट तक ही हम इसके अंदर आवेश को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चालक को या इस चालक में जितना हम आवेश स्टोर कर सकते हैं, वो उस आवेश को धारण करने की क्षमता या उस आवेश को स्टोर करने की जो क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं वैद्युत धारिता। क्लियर है, ठीक है ना। तो किसी भी चालक की आवेश को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो कहलाती है उसकी वैद्युत धारिता। क्यों क्षमता होती है? तुम्हें पता है, जब किसी चालक को, समझ लेते इसको थोड़े से डिटेल में मैं आपको समझाता हूं कि इसकी क्षमता एक मैक्सिमम लिमिट तक ही क्यों हो सकती है, तो उस पर डिस्कस करते थोड़ा सा। देखिए, एक चालक है, इस पे अगर आवेश देंगे, कंडक्टर है, ठीक है ना, जितना अभी आवेश होगा वो कहाँ स्टोर होगा? इसके सरफेस पे। क्यों आवेश दिया है ना। तो क्यों आवेश देने से इसके बाहर किसी एक पॉइंट पे विद्युत विभव बनेगा, V बराबर हमें फॉर्मूला पता है। अगर इसकी डिस्टेंस R है
तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q अपॉन R। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो V इज प्रोपोर्शनल टू Q, या हम कह सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। बात एक ही है कि अगर हम आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे तो आवेश की मात्रा को बढ़ाने से क्या होगा, विभव बढ़ेगा, बढ़ेगा। समझ में आता है? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि इस पर अगर धीरे धीरे आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे, पहले 2 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 6 दे दिया, फिर 8 दे दिया, इस तरीके से धीरे धीरे जैसे इस पे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस बिंदु पर विभव बढ़ेगा, या इसके सराउंडिंग में जो स्पेस है इस स्पेस में क्या होगा, विभव बढ़ेगा। इस विभव की वजह से हमें पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। हमें पता है कि E इज इक्वल टू द माइनस dV अपॉन dr, ठीक है। और ये कंडक्टर कैसा है, ये कंडक्टर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है कि नहीं है? समझना इस चीज को अच्छे से, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, अच्छा ठीक है। अब हमने इसको धीरे धीरे आवेश देते गए और देते गए और देते गए, ठीक है ना, धीरे धीरे और दे दिया, 2-4 आवेश और दे देते इसमें, ठीक है ना, 2-4 आवेश और दे देंगे इसको, तो क्या होगा, क्या हमें पता है कि विभव बढ़ेगा, और विभव बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। या डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ले सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से भी हम देखते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू Q है, Q बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, बढ़ा, चलो बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा भैया, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा कि अब इसके सराउंडिंग में कुछ ऐसे मीडियम्स होंगे, मीडियम्स बोले तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, या हवा हो सकता है, या कोई गैसेस भरा हो सकता है। तो गैसेस ही ले लेते हैं एक बार के लिए, मान लेते हैं गैसेस है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे गैसेस है तो ये गैसेस के पार्टिकल्स है, ये ठीक है ना, क्या है, गैसेस पार्टिकल, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, तो आप सोच रहे हो कि सर गैस पार्टिकल तो है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम इस कंडक्टर को अगर आवेश दे रहे हैं तो एक निश्चित अमाउंट तक उसको आवेश दे सकते हैं, एक निश्चित लिमिट तक दे सकते हैं। मान लो इसकी कैपेसिटी है, होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी है, मान लो Q इज इक्वल टू, ये ले सकता है 10⁻³ कूलम आवेश को ये स्टोर कर सकता है, मान लेते हैं इतनी कैपेसिटी होती नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि इतना आवेश ये स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आवेश देंगे तो क्या होगा, इससे ज्यादा आवेश हमने दे दिया, इससे ज्यादा और दे दिया, इसको 10 कूलम और दे दिया, इतना तो हमने लिमिट दे दिया इसको, इतना आवेश स्टोर करने के बाद भी इसको हमने 10 कूलम और दे दिया, क्या होगा। तो हमें पता है कि जो हमारा बकेट है, जैसे ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, इस बाल्टी की कैपेसिटी 5 लीटर की है, तो 5 लीटर तक अगर हम इसको वाटर दे रहे हैं, या 5 लीटर तक इसकी इसमें इसके अंदर वाटर फिल कर रहे हैं, तो 5 लीटर तो ये फिल करेगा ही करेगा। लेकिन 5 लीटर से ज्यादा अगर दे दिए इसको, अगर 5.5 लीटर पानी इसके अंदर दे दिया, क्या 5.5 लीटर वाटर को क्या ये स्टोर कर सकता है, हमें पता है नहीं कर सकते, 5 लीटर तक ही कर सकता है। बाकी जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा, उस वाटर, वो जो वाटर है वो यहां से निकल के बाहर गिर जाएगा, है ना। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या होता है कि जब हम किसी कंडक्टर को आवेश देते हैं तो एक्स्ट्रा आवेश या जो दिया गया आवेश है वो तुरंत जो है डिस्चार्ज हो जाता है, कहाँ, एटमॉस्फेयर में। उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आवेश दे दोगे, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आवेश उसके अंदर स्टोर करने की कोशिश करोगे तो एक्स्ट्रा आवेश और साथ ही साथ उसके पास जितना आवेश है पूरा का पूरा आवेश वो डिस्चार्ज कर देता है एटमॉस्फेयर को। तो वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो डिस्चार्ज करता है अपने आवेश को, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये एटम्स है, विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर एटम्स होंगे गैसेस के। अब गैसेस के एटम्स के अंदर हमें पता है जो एटम्स होता है उस एटम्स के अंदर एक नाभिक होता है और इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर एक हम क्या बना देते हैं, एटम बना देते हैं एक गैसेस पार्टिकल का, और इसके अंदर 2 एटम्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलो इतना बात हमें समझ में आती है कि एटम्स जो होंगे उस एटम पे एक फोर्स क्रिएट होगा। किस तरीके का फोर्स क्रिएट होगा वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में भी खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो एटम्स होंगे, गैसेस के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पोलराइज्ड हो जाते हैं।
तो पोलराइज्ड होने के मतलब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा इस साइड डिस्प्लेस हो जाएगा और इसके सराउंडिंग में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक साइड से आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके कारण क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब इस एटम पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इधर और एक इधर। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना इसको। एक एटम्स, गैसेस का एटम पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा पॉजिटिव चार्ज पे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होगा और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसका चारों जो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, जिसके कारण सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स एक साइड में आ जाएगा। एक साइड में नेगेटिव चार्ज आएगी, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, इसको हम ध्रुवण कहते हैं, ठीक है ना। अब इस ध्रुवण की स्थिति में इस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और अगर हम यहाँ पे चार्ज के अमाउंट्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स F इज इक्वल टू होता है QE या Q0 E ले लेते हैं। तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। अच्छा भैया बहुत बढ़िया, फोर्स तो बढ़ रहा है। अब फोर्स बढ़ने से क्या होगा, तो यहाँ पे एक सिचुएशन सब एज्यूम कीजिए कि आपके दो हाथ है, एक इधर से हाथ है, एक ये हाथ है, और इन दोनों हाथों को पकड़ के कोई खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, और धीरे धीरे बल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो क्या होगा, तो आपको पता है हाथ यहां से टूट के अलग हो जाएगा, या बीच में से दो टुकड़ों में आप डिवाइड हो जाएंगे। या कोई भी चीज है, रबड़ का एक टुकड़ा है, दो साइड से उसको खींचिए, तो खींचेंगे तो धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ेगी, और धीरे धीरे खींचेंगे तो और ज्यादा लेंथ बढ़ेगी, और एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे फोर्स को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो रबड़ का जो टुकड़ा है वो बीच में से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ही अलग हो जाएगा तो दो पार्ट्स बन जाएंगे। तो सेम यहाँ पे जब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो इनके बीच में जो एक टेंशन फोर्स है ये भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा, उस कंडीशन में ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस एटम से बाहर आ जाएगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम से कहा जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जैसे ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है और ये कंडक्टर हमारा पॉजिटिव है, तो ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आके इस कंडक्टर के साथ चिपक जाएगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये आके इस कंडक्टर के साथ जैसे चिपकेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और जैसे ये न्यूट्रलाइज करेगा तो एक एटम्स तो होते नहीं है गैसेस के, यहाँ पे करोड़ों अरबों में एटम्स होते हैं गैसेस के, तो सारे अरबों एटम्स में जब ब्रेक डाउन होगा, जब उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स आके इस कंडक्टर के साथ चिपक जाएगा, और जैसे ही कंडक्टर के साथ इलेक्ट्रॉन चिपकेगा तो धीरे धीरे इसकी चार्ज कम होते होते और फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे फाइनली जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जीरो हो जाएगा तो अब फिर इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में कंडक्टर के पास जितना चार्ज होगा वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा, हम कहते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके चारों ओर का जो गैसेस है वो सारा गैसेस क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो इसका मतलब कंडक्टर के पास जितना चार्ज था वो पूरा का पूरा चार्ज कहां चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, जिसको हम कहते हैं आवेश का क्षरण, लीकेज। क्या कहते हैं, आवेश का क्षरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीकेज, कि आवेश जो है वो लीक कर गया, ठीक है। तो इसलिए ये फिनोमिना ना हो, ऐसा फिनोमिना ना हो कि कंडक्टर से पूरा का पूरा आवेश एटमॉस्फेयर में चला जाए, तो इसको रोकने के लिए हम किसी भी कंडक्टर को एक सीमा तक जो है वो आवेशित कर सकते हैं। वो इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर हम उसका आवेश नहीं दे सकते। तो कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उस आवेश में, उस कंडक्टर में कितना आवेश हम स्टोर कर सकते हैं, तो आवेश को या आवेश की ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको कहते हैं वैद्युत धारिता। क्लियर है। तो सिंपल सा मैथमेटिकल्स देखते हैं, ये तो हमारा हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस देखते हैं और मैथमेटिकल इसके टर्म्स देखते हैं कि मैथमेटिकल टर्म्स क्या क्या है। क्लियर, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है संधारित्र।
अगर आप फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। एक एक सारी चीजों के मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। जैसे आप किसी से पूछेंगे ना कि किसी भी कंडक्टर से आवेश लीकेज कैसे करता है, किस तरीके से लीक करता है, कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा कि किस तरीके से लीक करता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये कोई एक्सप्लेनेशन आपको बताएगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वैद्युत धारिता की अवधारणा। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी चालक को एक निश्चित मान से अधिक आवेशित नहीं किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक चालक की वैद्युत आवेश ग्रहण करने की एक सीमा, निश्चित सीमा होती है, और इस क्षमता को या इस सीमा को कहेंगे वैद्युत धारिता। सिंपल से इसका डेफिनेशन लिखेंगे, किसी चालक के एक निश्चित सीमा तक आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, ग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक के एक निश्चित सीमा तक आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत, उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। किसी चालक के एक निश्चित सीमा तक आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। ये तो क्या सिंपल सा डेफिनेशन बाय कॉन्सेप्ट या बाय लैंग्वेज या थियोरेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो बेसिकली थियोरेटिकली इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हमें पता है किसी चालक को अगर क्यू आवेश दिया जाए, किसी चालक को आवेश देने पर, किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, उसके विभव में वृद्धि होती है। मतलब जब किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव जो है बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि किसी चालक का जो विभव होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। तो इसका मतलब V is proportional to Q या Q is proportional to V, दोनों की बात है, ठीक है। तो जब किसी चालक को आवेश देंगे तो आवेश देने से उसका विभव बढ़ेगा, तो इसका मतलब अर्थात Q जो है वो प्रोपोर्शनल है V के। Q is proportional to V, आवेश बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा, आवेश घटाएंगे तो विभव घटेगा। अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो Q इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम दिखाएंगे C से, एक कांस्टेंट है C into V, जहां C एक नियतांक है, C एक नियतांक है, और इसे चालक की धारिता कहते हैं, इसे चालक की वैद्युत धारिता या धारिता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट C आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट को ले लेंगे C, और C जो है यहाँ पे आपको लिखना है कि ये चालक की धारिता, इसको हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। इट इज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ये क्लियर है। तो अगर हम यहाँ से C का वैल्यू लिखते हैं तो C = Q/V, तो C = जाएगा Q/V। तो इस तरीके से अगर हम C को डिफाइन करें मैथमेटिकली तो किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा चालक के विभव के अनुपात को, चालक के विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। ये मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा चालक के विभव के अनुपात को चालक की हम धारिता कहते हैं। सिंपल है।
तो मैथमेटिकली आप सिंपल सा डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है। चालक की धारिता की डेफिनेशंस लिखने के लिए आता है तो आप लिखेंगे किसी चालक के एक निश्चित सीमा तक, किसी चालक के एक निश्चित सीमा तक आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। आपको लिखना है किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, अर्थात Q इज प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहां पे C एक नियतांक है जिसको चालक की धारिता कहते हैं। और इस वाले फॉर्मूले से C इज इक्वल टू जगह Q अपॉन D, और इस वाले फॉर्मूले से हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैथमेटिकली गणितीय डेफिनेशन हो जाएगा ये किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा चालक के विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, इतना लिख दीजिए आप, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका मात्रक क्या होता है। अगर मात्रक की बात करेंगे, ठीक है, मात्रक तो देखिए दो मात्रक लिख सकते हैं एसआई में ही, ठीक ना। C इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V। Q का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम, तो उसको लिख सकते हैं कूलम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका मतलब जो कूलम पर वोल्ट, या इसी चीज को लिखते हैं कूलम पर वोल्ट को लिखते हैं फैरेड। क्या लिखते हैं, फैरेड। माइकल फैरेड जो कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक ना, तो माइकल फैरेड के सम्मान में, ठीक ना, कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो दिया गया है माइकल फैरेडे के ऑनर्स में, उसके सम्मान में, ठीक ना। तो वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैरेड होता है। क्लियर है? 1 फैरेड की डेफिनेशंस बात करेंगे। क्लियर? अब इसकी अगर राशि बीमा की अगर बात करते हैं, बीमा इसकी बात करते हैं, बीमा की अगर बात करेंगे तो बीमा बराबर होता है, ठीक ना, कूलम का बीमा होता है AT, कूलम की बीमा AT, वोल्ट की बीमा होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। हाँ, W अपॉन Q। तो W की बीमा होता है ML स्क्वायर T माइनस 2 डिवाइडेड बाई Q, AT ऊपर चला जाएगा तो A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर ML स्क्वायर T की पावर माइनस 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ML की पावर माइनस 2, T ऊपर जाएगा प्लस कर जाएगा, 2 2 कितना 4, T की पावर 4 एंड A की पावर 2, ये जाएगा बीमा, जाएगा वैद्युत धारिता। ये बीमा लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसकी यूनिट्स एक और लिख सकते हैं हम, क्योंकि कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है उसमें अल्टरनेट यूनिट्स दे रखे होते हैं, बहुत सारे दे होते हैं, 3 दे रखे होते हैं, पूछते हैं कि चौथा कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो इसके बीमा बना सकते हैं, वोल्ट को ले सकते हैं जूल पर कूलम, तो इसका मतलब ये जो कूलम स्क्वायर पर जूल भी हो सकता है, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर जूल, लेकिन बेसिकली हम यूज करेंगे फैरेड यूज करेंगे, ठीक है ना, फैरेड के अलावा कुछ यूज नहीं करेंगे। तो ये लिखना, राशि कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, लिख लेना, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि उनको जोड़ने के लिए हमें सदिश के नियमों का आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हो गया धारिता। अब हमें एक फॉर्मूला मिल गया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0, अगर किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है वो उदासीन है, जैसे ये कंडक्टर है, ये उदासीन है, इसमें 0 आवेश है, तो क्या इसकी धारिता 0 हो सकती है? तो क्या C इज इक्वल टू 0 हो सकता है? या अगर हम बात करें यदि विभव बराबर 0, तो C क्या इंफिनिटी हो सकता है? क्या C इंफिनिटी हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसी का आंसर करने के लिए जस्ट हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, या कोई भी एक वेसल है, कंटेनर है, इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर की, इसमें पानी नहीं है, खाली है ये, इसमें हमने पानी भरा ही नहीं, खाली है, तो क्या इसकी कैपेसिटी 0 हो सकती है? पानी तो है ही नहीं, खाली है, खाली गिलास है या खाली बाल्टी है, ये खाली कोई टैंक है, क्या उसकी कैपेसिटी 0 है? तो आप कहेंगे ये कैसी बात है, कैपेसिटी तो 2 लीटर की है, चाहे उसमें पानी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी ना, 2 लीटर की ही तो रहेगी। हरी ना बात समझ में?
तो इसका मतलब है कि कोई भी कंडक्टर है वो कंडक्टर पे कितना आवेश है या उस पे आवेश नहीं है, कैपेसिटी इस चीज पे निर्भर नहीं करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कंटेनर है जिसके अंदर हम पानी भर सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी को अगर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, या हम आपसे पूछे कि इसकी कैपेसिटी किस चीज पे निर्भर करती है, क्या इसके अंदर भरे हुए पानी पे निर्भर करता है, हम कहेंगे नहीं, ये निर्भर करता है कि इसके आकार क्या है, इसका आकार कितना बड़ा है। अगर बड़े आकार का होगा तो ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है, अगर छोटे आकार का होगा तो कम पानी स्टोर कर सकता है। इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, धारिता जो है वो उसके आकार पे निर्भर करता है। ऐसे ही हमारा जो कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर का जो धारिता है, ये धारिता इस पे निर्भर नहीं करता है कि इस पे जीरो आवेश है या इसका विभव जीरो है, करता ही भी इस चीज पे निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर करता है केवल कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का आकार क्या है और उसके चारों ओर का वातावरण या एटमॉस्फेयर कैसा है। तो चालक की जो धारिता है लिखेंगे, चालक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चालक की धारिता आवेश व विभव पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। यह चालक के आकार, यह चालक के आकार तथा उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है, उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। दो चीज पे डिपेंडेंट है, एक तो ये इसके आकार पे डिपेंडेंट है कि छोटा है या बड़ा है, छोटे साइज का होगा कम आवेश स्टोर कर सकता है, बड़े साइज का होगा ज्यादा आवेश स्टोर कर सकता है। दूसरी चीज ये डिपेंड करेगा कि इसके चारों ओर जो माध्यम है वो कैसा माध्यम है, ठीक ना, तो उस माध्यम पे भी वो निर्भर करता है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम डिफाइन करते हैं 1 फैरेड, हेड डाल देना, 1 फैरेड की डेफिनेशन, 1 फैरेड की परिभाषा। अगर 1 फैरेड की डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है, तो C इज इक्वल टू है Q अपॉन V, मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे सिंपल सी, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलम तो V बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट, तथा तो नहीं तथा यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलम तथा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट तो C इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1 फैरेड, इसको रिप्रेजेंट करता है F से। चलो, तो कैपेसिटी जो होगी वो 1 फैरेड की हुई, तो यहां पे लिखेंगे 1 फैरेड, उस 1 फैरेड चालक की, 1 फैरेड चालक की वह धारिता है, वह धारिता है, यह धारिता होगी जिसको, धारिता होगी लिखते हैं, सेंटेंस बनेगा, धारिता होगी जिसको 1 कूलम का आवेश देने पर, 1 फैरेड चालक की वह धारिता होगी जिसको 1 कूलम का आवेश देने पर, 1 कूलम का आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए। यह इस तरीके से भी कह सकती है, यदि किसी चालक पर 1 कूलम का आवेश तथा उसका विभव 1 वोल्ट है तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। ठीक है, या इस तरीके से लिखेंगे कि 1 फैरेड चालक की वह धारिता होगी जिसको 1 कूलम का आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए। मतलब कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर हम क्या करते हैं 1 कूलम का आवेश दे देते हैं प्लस 1 कूलम का आवेश, तो इसके पृष्ठ पे जो विभव होगा वो 1 वोल्ट का होना चाहिए। तो इस कंडक्टर की जो धारिता है वो हमारा 1 फैरेड के इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो सिंपल सी डेफिनेशन है 1 फैरेड की, है ना। अब एक चीज याद है कि जो फैरेड है, 1 फैरेड है, ये बहुत बड़ी
बहुत बड़ा मात्रक है। 1 फैरेड जो है बहुत बड़ा मात्रक है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना, आगे कैलकुलेट भी करेंगे, जैसे हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक कंडक्टर है। पृथ्वी क्या है? एक कंडक्टर। बहुत आकार कैसा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़े साइज का है पृथ्वी। इसमें हम कितना आवेश स्टोर कर सकते हैं? इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी है 711 माइक्रो फैरेड। मतलब जो पृथ्वी की जो धारिता है, पृथ्वी की धारिता, ठीक ना, पृथ्वी की जो धारिता है वो है 711 माइक्रोफैरेड। मतलब 1 फैरेड भी नहीं है, 1 फैरेड से भी बहुत कम है। तो 700 माइक्रो फैरेड, इसका मतलब फैरेड जो है बहुत बड़ा मात्रक है। तो फैरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए हम इसका छोटे मात्रक यूज करते हैं, छोटे मात्रक यूज करते हैं, जैसे माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड या नैनोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 to - 6 फैरेड होता है। 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10 to - 12 फैरेड होता है, ठीक है। और जो हमारा 1 नैनोफैरेड होता है, 1 नैनोफैरेड ये होता है 10⁻⁹ फैरेड के, ठीक है। तो हमेशा जब भी किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को मेजर करेंगे या कैपेसिटी दे रखा होगा, वो हमेशा या तो आपका माइक्रोफैरेड में दे रखा होगा या पिकोफैरेड में दे रखा होगा या नैनोफैरेड में दे रखा होगा। ज्यादातर यूज होगा माइक्रो और पिको, ठीक है। तो ये फैरेड का बहुत छोटा मात्रा होता है, माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड। इज इट क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था वैद्युत धारिता की अवधारणा का कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को शुरू से लेकर अगर लास्ट तक आपने देखा होगा तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो सारे पॉइंट्स आप अपने नोट में लिख लेना, नोट प्रिपेयर कर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पृथक गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे संधारित्र की अवधारणा या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।